अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज रिव्यू के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब इसके हम आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं। हम चेक करते हैं कि इसके आउटलाइन में क्या क्या है। हमारे पास है लैक ऑफ पैरलिज्म, Chappy sentences, interrupted sentences structure, modifier of nouns, adverb modifiers, dangling modifiers, double negatives, inappropriate shifts, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, pronoun references, pronoun cases। ठीक है, अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास है लैक ऑफ पैरेललिज्म। अब ये क्या होता है कि यानी कि आपके जो सेंटेंस हैं वो बराबर नहीं होते हैं, उनमें इक्वलिटी नहीं होती है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अगर आप एक सेंटेंस को टू क्लॉजेज़ में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी उसे मैच कर रहा हो। ये नहीं है कि आप ऐसे हो कि एक सेंटेंस आप और यूज़ कर रहे हो, दूसरा क्लॉज आप कोई और यूज़ कर रहे हो। तो जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, मैं आपको बताती हूँ कि एक आसान सी एग्जाम्पल। जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हैं, ईज़ी कम ईज़ी गो, आसानी से आया और आसानी से गया। आपने देखा कि ईज़ी से शुरू हो रहा है और जो नेक्स्ट बात है वो भी ईज़ी से ही स्टार्ट हो रही है और दोनों एक दूसरे को इक्वलिटी के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसकी जगह कोई और सेंटेंस यूज़ करेंगे या फिर आप उसमें ईज़ी कम तो आपने यूज़ कर ही लिया, नेक्स्ट आप कुछ और यूज़ करेंगे, कोई लॉन्ग सेंटेंस बना देंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, और भी इसके एक और एग्जाम्पल है कि जैसे ही केम, ही सा एंड ही कंक्रीट, यानी कि जो वर्ब शुरू में यूज़ हो रहा है, ही यूज़ हो रहा है, वही सब चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये नहीं कि आपने स्टार्ट में कुछ और यूज़ किया और दरम्यान में कुछ और कह दिया है तो यानी कि वो उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा, तो इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है चप्पी सेंटेंसेस। यानी कि जब आप कोई एक ऐसे कोई स्टोरी, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप छोटे-छोटे बहुत सारे सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो चॉपी मतलब प्रोज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि वो सेंटेंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बात वाज़ेह नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं छोटी क्लासेस में आप एसेज़ लिखते थे, इस तरह से सेटिंग होती थी कि उसमें छोटे-छोटे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे आपको याद होगा, आप लिखते थे कि कोई पेन पे ऐसे लिख रहे हैं कि दिस इज़ माय पेन, आई लाइक इट एंड माय फेवरेट पेन, इट्स कलर इज़ ये वो। फिर मतलब स्कूल में लिखते थे या रेन लिखते थे, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाते थे, उन्हें हम चप्पी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है? तो आपने यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रेज़ लिखना होता है, यहाँ से आपने अवॉइड करना होता है एक्स्ट्रा बातों से। ठीक है? तो यानी कि आपने एक ही दफ़ा एक नाउन को यूज़ करना है। ठीक है? तो ये जो ये वाली बात होगी ज़्यादा बेटर रह जाएगी, बजाय कि आप छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएँ। उसके बाद है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होता है, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस, आई मीन क्या वर्ड कहेंगे, जो कि किसी नेक्स्ट सेंटेंस को, नाउन को, एडवर्ब को, किसी भी चीज़ को बयान करता है, पूरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देता है। और अब मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपने उस चीज़ का यूज़ नहीं किया या आपने उसको राइट तरीके से यूज़ नहीं किया, सही तरह आपने उसको नहीं लिखा, जो चीज़ पहले आनी थी आपने बाद में यूज़ कर दी, अच्छे तरीके से आपने मॉडिफायर क्लियर नहीं किया। ठीक है, सेंटेंस के साथ। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि एक सेंटेंस है, अली फाउंड आ गोल्ड्समैन वॉच। अब गोल्ड्समैन वॉच क्या होगी, ये मतलब कि वॉच गोल्ड की होती है, आदमी तो गोल्ड का नहीं हो सकता ना। आपने मैन से पहले गोल्ड लगा दिया तो वो उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आप इसको इस तरह कर देंगे, अली फाउंड आ मैंस गोल्ड वॉच, के अली ने एक आदमी की गोल्ड की वॉच फाउंड की, तो ये क्या होगा, ये उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गोल्ड है वो मॉडिफायर है, वो मैन के साथ नहीं आएगा, वो वॉच के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, के सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो चीज़ें उसको इंटरप्ट करती हैं, जो चीज़ें उसको ख़राब करती है, जो रुकावट करती है, वो क्या होती हैं कि अगर आप मॉडिफायर को सब्जेक्ट वर्ब के दरमियान में या वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में डायरेक्ट प्लेस कर देंगे, तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस को इंटरप्ट करेगा, उसको वीक कर देगा। या अगर आप लॉन्ग या कॉम्प्लिकेटेड मॉडिफायर्स को यूज़ करेंगे तो वो भी सेंटेंस की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, आप स्टार्ट से ही देख लें कि फर्स्ट में उन्होंने मतलब कि मतलब कि उस वर्ड्स के नाम मतलब उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे उन्होंने उसको ब्रीफ किया हुआ है कॉलोनीज़ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, आगे है मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। ये क्या होते हैं, नाउन हम इसम को कहते हैं, जैसे ही, शी, इट,
दे, वो, और मॉडिफायर्स क्या है, चेंज करने वाला, यानी कि नाउन को चेंज करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन से बिल्कुल पहले आते हैं या नाउन के बिल्कुल बाद में आते हैं। अगर आप इसके अलावा उनको यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, सेंटेंस को वीक कर देंगे या फिर उसकी सेंस को चेंज कर देंगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको सर्कल द बेस ऑफ द टावर, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है, इसको क्या होना चाहिए था, इसको नाउन के बिल्कुल साथ आना चाहिए था, ताकि ये फर्स्ट सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन देख सके, ठीक दे सकता। और यहाँ आप इम्प्रूव में देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल मतलब कि स्टार्ट में उसको फ़िक्रे के बिल्कुल साथ लिख दिए, क्योंकि वो वहीं पे ही उसकी जगह थी, उसको वहीं पे ही आना था, ठीक है। आगे है एडवर्ब मॉडिफायर्स। ये क्या होते हैं, जो एडवर्ब को एनहांस करते हैं, उसको बयान करते हैं, जो किसी चीज़ की नेचर को वाज़ह करता है, एडवर्ब हम उसको कहते हैं, जो किसी चीज़ की खसूसियत को वाज़ह करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं एडवर्ब मॉडिफायर की। आप कह सकते हैं कि अली बॉट अ चॉकलेट केक येस्टरडे। अब जो चॉकलेट केक होगा ये क्या है, ये एडवर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि उसने कब खरीदा, येस्टरडे को। मॉडिफायर क्या है, वो है येस्टरडे, कि येस्टरडे उस चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, कि उसको ठीक सेंस में बता रहा है। उसके बाद क्या है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स। अब ये डैंगलिंग क्या होता है, ख़राब करना किसी चीज़ को। और मॉडिफायर का तो आपको पता है कि जो उस इस्लाह करते हैं, जो उसको मतलब वर्ब को या एडवर्ब को जिस भी चीज़ में आप उससे पहले, जिससे पहले लगा रहे हैं, उसको बयान करता है। अब जो डैंगलिंग जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेंटेंस में कनेक्शन होता है उसको ख़राब कर देते हैं। अगर आपने डैंगलिंग मॉडिफायर्स या डैंगलिंग सेंटेंस यूज़ किए हैं तो वो जो आपके सेंटेंस की सेंस है उसके मीनिंग को टोटली चेंज कर देंगे, या आपके जो सेंटेंस है उसको गलत रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, इन्होंने भी आपको यहाँ पर दिया, मैं आपको अपने से एक बता देती हूँ ईजी सी, कि जैसे डॉग इज़ हेयर, यानी कि जो डॉग है कई किस्म के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, या इस सेंस में आप ले सकते हैं कि पपीज़ भी हो सकते हैं, या वो जो आपको पेट होते हैं, या फिर कुछ बड़े भी हो सकते हैं। अगर आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि द बिग डॉग, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ से आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इन्होंने आपको दिया हुआ है कि अगर आप मॉडिफायर को, डैंगलिंग सेंटेंस है वो वीक है, और उसका जो इम्प्रूव है वो क्या हो सकता है। उसके बाद है डबल नेगेटिव्स। वो जो आपको दोहरे मतलब देते हैं, डबल मीनिंग देते हैं, जैसे आपने यूज़ किया नन, नेवर, नाइदर, नॉर, ये सब डबल मतलब कि जैसे नो बॉडीज, डिड नॉट, कैन नॉट, ये सारे आपके क्या हैं, डबल नेगेटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश राइटिंग में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप टू नेगेटिव वर्ड्स को एक क्रिएशन में आप बताएंगे, मतलब आप टू नेगेटिव सेंटेंस हैं, आप उसको एक ही नेगेटिविटी में उसको शो करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। जबकि आप अगर उसको दो दफ़ा उसको नेगेटिविटी को शो करें, ठीक है, एक ही बार उसको शो कर दें। उसके बाद है फॉल्टी कंपेरिजन्स, यानी कि फ़ॉल्ट क्या होता है, गलती अगर आपने कोई पकड़ी है या कोई मिस्टेक है उसमें, तो अगर आप 2 जुमलों को कंपैरिज़न करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता हो सकता है कि इसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है, ठीक है, ये जुमले सही तरह से आपको मीनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब कि इसमें ये है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनको पैरेलल होना चाहिए, उनमें पैरेललिज़्म होना चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा, उनमें यकसानियत होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा ना हो कि एक जुमला कोई और यूज़ करें आप, एक जुमला कोई और यूज़ करें, ठीक है? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या आपके पास नॉन पैरेलल कंपैरिज़न। अब ये क्या होता है, यानी कि गैर मतवाज़ी, जिसमें तवाज़ुन ना हो, ठीक है, जो मतवाज़ी नहीं होते जुमले। जैसे आपने अगर 2 जुमलों का आप कंपैरिज़न कर रहे हैं तो आपने क्या देखना होता है कि ये दोनों जुमले जो हैं पैरेलल हों, ठीक है, स्ट्रक्चर में, उनमें कंपैरिज़न हो, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, ये इनकरेक्ट है। ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये करेक्ट है। आगे हमारे पास है इनकम्प्लीट कंपैरिज़न, नामुकम्मल मुवाज़ना। जो नामुकम्मल होते हैं, ठीक है, आपने उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होता, ना आपको पता लग रहा होता सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है उनके अंदर, वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंपैरिज़न होता है। अगर कोई सेंटेंस आपने यूज़ किया है तो आपने उसको उसमें उसका वर्ब भी दिखाना है, कंपैरिज़न भी शो करवाना है उसका, उसका सब्जेक्ट भी शो करवाना है, उसमें आपने उसका काम भी शो करवाना है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, एक प्लेयर जो है शुएब अख्तर, वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें कंपैरिज़न तो कोई नहीं दिया हुआ। अगर उसके अंदर आप मतलब कि देन लगा दें, कंपेयर कर दें किसी और के साथ, तो वो क्या होगा, वो एक कंप्लीट कंपैरिज़न देगा, कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। आगे है इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट्स। अब ये क्या होती हैं कि आपके जो गैर मुनासिब या नामौजू जो आपके जुमले होते हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से नहीं बयान किया होता, वो क्या होती हैं, इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट्स होती हैं। या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ कर दिया होता है, काफ़ी बार यूज़ कर दिया होता है, जैसे इट एंड सम डैट, इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये आपके इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट्स होंगी, ठीक है।
जैसे वो यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आपने सेंटेंसेस को समझ के उनके काम सब्जेक्ट के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक अगर आपने उनको बयान किया है रीज़न के साथ, तो वो आपके जो है डायरेक्ट और क्लैरिटी वाले जुमले होंगे। अगर आपने इन सेंटेंसेस को ऐसे बयान किया कि ना उनमें सब्जेक्ट क्लियर है, ना उसमें वर्ब क्लियर है, तो ये क्या होंगे? ये आपके इनएप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है? अब इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट टेंसेस क्या होती हैं कि आपने जो भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं वो सेम वर्ड्स में हो। ये ना हो कि आपका जो एक टेंस है वो किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, एक टेंस आप किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जिससे पहले आप पास्ट यूज़ करें, नेक्स्ट भी आपका पास्ट होना चाहिए। ये ना हो कि पहले आप पास्ट यूज़ करें, बाद में आप उसको प्रेज़ेंट में या किसी और फ्यूचर या किसी और टेंस में ले जाएँ। उसके बाद है इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन मोड्स। इसका भी सेम होगा कि आपका सेंटेंस सेम मोड में होना चाहिए कि आपने जो भी अपना मतलब पास्ट का आप दे रहे हैं सेंटेंस, तो आपका पास्ट को, अगर आप फ्यूचर का दे रहे हैं तो फ्यूचर का हो। यानी कि अगर आप उसको कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं तो आपने उस बात को एक्सप्रेस करना है, इस तरह से करना है कि वो वाक़ई ही ज़रूरी लगे, इम्पोर्टेंट लगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए कि आपने अम, आपको कोई भी एक रिपोर्ट या कुछ भी मिलता है और आप कहते हैं कि इसको रीड रीड दिस सेक्शन केयरफुली, ठीक है? और उसके बाद आप ये करते हैं कि एंड यू मस्ट असेंबल द इक्विपमेंट कंप्लीटली। देखें यहाँ पे उसने जब आपको करेक्ट दिया है तो यहाँ पे उसने कहा कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड असेंबल द इक्विपमेंट्स कंप्लीटली। ये उसने यहाँ पे आपको एक मतलब आपको पता है कि आप ही से मुखातिब है वो, उसने क्या कर दिया यहाँ पे उसने आपको एक ही बात में शुरू में वाज़ह कर दी और आगे उसने आपको 2-3 बातें आपके साथ कंपेयर कर दी हैं। जैसे कि उसने सेकंड में भी आपको कंपैरिज़न देख सकते हैं इसका, उसने लिखा है कि यू मस्ट रीड, ठीक है? उसके बाद उसने अपनी बात को ज़ोर भी दे दिया और कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है? यानी अगर आप एक जिम सेंटेंस इम्प्रेसिव यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एडवाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने वो चीज़ें ऐड करनी है कि जो आपके सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से शो करवा सकें, ठीक है? उसके बाद क्या होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने इसमें आपका जो टेंसेस का सीक्वेंस है, आप जो भी टेंस जिस भी हवाले से यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं राइटिंग का, वो आपका पूरा होना चाहिए। जैसे अगर आप पास्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपने पोस्ट अपने उसमें पास्ट को ही फ़ॉलो करना है, अगर आप प्रेज़ेंट को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपने प्रेज़ेंट को ही फ़ॉलो करना है। ये ना हो कि आप पहले में पास्ट ले आएँ, नेक्स्ट में आप प्रेज़ेंट ले आएँ। उसके बाद क्या है प्रोनाउन रेफ़रेंस। अब ये क्या होता है जब आप प्रोनाउन को रेफ़र करते हैं, किसी इस्म को या किसी चीज़ को आप रेफ़र करते हैं, किसी रेफ़रेंस रेफ़रेंस के साथ बयान करते हैं, वो आपका क्या होता है प्रोनाउन रेफ़रेंस होता है। जब आपने किसी चीज़ को इंडिकेट करना है या आपने स्पेसिफ़ाई करना है तो आपने उसको रेफ़रेंस के साथ स्पेसिफ़ाई करना है। ये नहीं है कि आपने उसको जैसे आप कह रहे हैं कि वेंट टू स्टोर। अब ये तो चीज़ आपको नहीं पता चल रही कौन स्टोर पे गया या कैसे गया है या क्या-क्या काम किया उसने वहाँ पे। अगर आप ये लगा देंगे अली वेंट टू स्टोर, ये क्या हो जाएगा, ये उस चीज़ को क्लियर करेगा कि ये बंदा है, ये उसने ये काम किया है, वो वहाँ गया है, ठीक है? उसके बाद क्या आ गया अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस। अब ये क्या होते हैं, ये भी वो होते हैं कि जो आपके प्रोनाउन को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपने उसको ही रेफरेंस के साथ क्लियर करना है। ये नहीं है कि आपने उसके बीच में कोई और बात शुरू कर दी या आपने एक बंदे का नाम लिया किसी एक बंदे का लाइक और आपने उसकी बात को बीच में ही एक जुमला पूरा किया और नेक्स्ट आपने उसके किसी फ्रेंड का जिक्र या उसके किसी और उससे जुड़े किसी और बात का हवाला देना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये अनक्लियर प्रोनाउन होगा कि वो उस बात को तो वाज़ेह नहीं करा, ना ही बंदे के काम को वाज़ेह करा है, लेकिन वो आपके सेंटेंस को किसी और सेंस में ले जाएगा, ठीक है? उसके बाद उन्होंने आपको ये दिया वीक और इम्प्रूव्ड सेंटेंस की एग्जांपल दी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप इसे रीड कर लीजिएगा, कैसे बात अनक्लियर होती है। उसके बाद है ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। अब ये क्या होते हैं, जब आप सेंटेंसेस में मिसयूज़ करते हैं पंक्चुएशंस का या किसी भी करेक्शन का या ग्रामर करेक्शन का मिसयूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंसेस। जैसे आपने इट का ज़्यादा यूज़ कर दिया, दिस का यूज़ कर दिया, दे का यूज़ कर दिया, विच का यूज़ कर दिया, डैट का यूज़ कर दिया, तो ये क्या होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है? ब्रॉड प्रोनाउंस रेफरेंस होते हैं जो आपकी बात को अनक्लियर ही शो करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद है प्रोनाउन केस। अब वो क्या होता है, वो ये कह रहे हैं 3 केसेस में अपेयर हो सकते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक पॉजेसिव, ठीक है? ये तो एक चार्ट भी उन्होंने दिया है, हम सबको शुरू से ही पता है कि जैसे आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव इसका मी हो जाएगा, पॉजेसिव में माई हो जाएगा। सेम इस तरह यू है तो यू एंड यूअर्स हो जाएगा। आपको सेंटेंस के मुताबिक देखना पड़ता है कि आपने आई कहाँ लगाना है, आपने ऑब्जेक्टिव कहाँ देना है, पॉजेसिव कहाँ देना है, ठीक है? ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।